इतिहास के पन्ने अक्सर उन लोगों के नामों से भरे होते हैं जो अपने सपनों से दुनिया बदल देते हैं। और उन्हीं नामों में से एक है ऑटोमन एम्पायर, जो 3 महाद्वीपों पर छाया रहा और लगभग 600 साल तक दुनिया की तस्वीर बदलता रहा। ये कहानी एक छोटी सी ट्राइब से शुरू होती है जो आज के टर्की के अनातोलिया क्षेत्र में रहती थी। उस वक्त ये इलाका बिजंतीन एम्पायर के नीचे था, लेकिन बिजंतीन अपनी पुरानी शान खो चुका था। पास पास छोटी छोटी टर्किश ट्राइब्स थी जो आपस में लड़ती रहती थी, और कोई एक मजबूत नेता नहीं था जो उन्हें एक साथ ला सके। 1299 का साल था। अनातोलिया के पहाड़ों में एक छोटी ट्राइब के नेता थे ओस्मान गाजी। ओस्मान सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विजनरी इंसान थे। उनका सपना था अपनी कौम को यूनाइट करके एक मजबूत एम्पायर बनाना। वो मानते थे कि उनके लोग सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। ओस्मान ने बिजंतीन के कमज़ोर इलाकों पर आक्रमण किया और धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ाता गया। लोग उनकी लीडरशिप से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने लगे, और इसी साल उन्होंने अपने एम्पायर का नाम रखा ओस्मानिये, जिससे बाद में दुनिया ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाने लगी। ओस्मान और उनके बाद आने वाले सुल्तान समझते थे कि एक एम्पायर को चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, डिसिप्लिन भी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने दुनिया की सबसे अनोखी और पावरफुल आर्मी बनाई, जैनिसरीज। क्रिश्चियन परिवार के बच्चों को छोटी उम्र में चुना जाता, फिर उन्हें इस्लाम और मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती। वो एम्पायर के प्रति अपनी जान तक देने को तैयार होते। जैनिसरीज अपनी डिसिप्लिन, लॉयल्टी और फियरलेस एटीट्यूड के लिए मशहूर बने। ये वो फौज थी जिसने ऑटोमन एम्पायर को हर जंग में जीत दिलाई। ऑटोमन एम्पायर की असली उड़ान तब हुई जब ओस्मान के वंशज बने सुल्तान महमद दसा। वो सिर्फ 21 साल के थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने दुनिया के सबसे मजबूत और सुरक्षित शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का इरादा किया। कॉन्स्टेंटिनोपल बिजंतीन एम्पायर का दिल था और यूरोप और एशिया के बीच का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर भी। लोग कहते थे शहर की दीवारें कभी नहीं टूट सकती, लेकिन महमद दसा ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने जायंट कैनन्स बनवाए जो पहली बार किसी शहर की दीवारों को तोड़ सकती थी। 47 दिन तक जंग चली। बिजंटीन्स ने पूरी शिद्दत से अपना शहर बचाने की कोशिश की, लेकिन 29 मई 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल फाइनली गिर गया। इस जीत के बाद महमद को महमद द कॉन्करर कहा गया और शहर का नाम रखा गया इस्तांबुल। ये जीत ऑटोमन एम्पायर के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। अब उनका एम्पायर एक रीजनल पावर नहीं बल्कि दुनिया का एक सुपर पावर बन चुका था। महमद के बाद कई सुल्तान आए, लेकिन 1520 में ताजपोशी हुई एक ऐसे सुल्तान की जो एम्पायर को ऊंची से ऊंची बुलंदी पर ले गया, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुलेमान सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे बल्कि एक विजनरी रूलर और कानून बनाने वाले शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला दिया। उनकी सेना ने हंगरी, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया। उनकी नेवी मेडिटेरेनियन सी पर राज करती थी और 1529 में उन्होंने वियना पर भी आक्रमण किया, जो यूरोप के दिल में ऑटोमन ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। सुलेमान के दौर को ऑटोमन संस्कृति का गोल्डन एरा माना जाता है। इसी दौर में ब्लू मॉस्क, टॉपकापी पैलेस और इस्लामिक कैलीग्राफी जैसे अद्भुत कार्य बने। पोएट्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट इनके कोर्ट में सम्मानित होते थे। ट्रेड रूट से एम्पायर में धन और समृद्धि बरस रही थी। हर तरफ शानो शौकत का माहौल था। सुलेमान ने कानून का ऐसा सिस्टम बनाया जो इंसाफ और समानता पर आधारित था। इसी वजह से उन्हें कानूनी सुल्तान या लॉ गिवर भी कहा जाता है। उनके कानून इतने प्रभावी थे कि उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन हर साम्राज्य की तरह ऑटोमन एम्पायर भी हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहा। सुलेमान के बाद जो सुल्तान आए उनके पास ना तो लीडरशिप थी और ना ही विजन। पैलेस पॉलिटिक्स बढ़ने लगी। सुल्तान अपने हारम्स और ऐशो आराम में डूब गए।
एम्पायर के अंदर करप्शन बढ़ने लगा और प्रोविंसेस में बगावत उठने लगी। इसके साथ साथ यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, जबकि ऑटोमन्स पुराने सिस्टम्स में अटके रहे। उनकी सेना और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे यूरोप के मुकाबले कमजोर पड़ने लगी। 1683 में एक आखिरी कोशिश की गई यूरोप पर कब्जा करने की। ऑटोमन आर्मी वियना के दरवाजों तक पहुंच गई, लेकिन इस जंग में उनकी बुराई हुई और वियना के हार के बाद एम्पायर की गिरावट तेजी से बढ़ गई। 19वीं सदी तक ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा। एम्पायर के कई हिस्सों में अलग अलग मूवमेंट्स और बगावत शुरू हो गई। इसी समय कुछ सुल्तान्स ने तंजीमात रिफॉर्म्स लाए, जिसमें एजुकेशन, मिलिट्री और लॉ में मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की गई। लेकिन ये रिफॉर्म्स एम्पायर को बचाने के लिए काफी नहीं थे। फिर आया 1914 का वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन ये फैसला उनके लिए तबाही साबित हुआ। जंग के अंत में उनके ज्यादा हिस्सों पर अलाइड पावर्स का कब्जा हो गया। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस के बाद एम्पायर तोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद एक नए नेता उभर कर आए, मुस्तफा केमाल अतातुर्क। उन्होंने टर्किश इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी और 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की बनाई। इसी के साथ 600 साल पुरानी ऑटोमन एम्पायर का अंतिम अध्याय समाप्त हो गया। ऑटोमन एम्पायर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी ताकत, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर वो अपने आदर्शों को भूल जाए और अपने लोगों के साथ न्याय न करे, तो वो कभी ना कभी गिर जाती है। लेकिन ये एम्पायर हमेशा याद रखा जाएगा अपने शानदार आर्किटेक्चर, संस्कृति और इतिहास के लिए। उस्मान के छोटे से सपने से शुरू हुई यह कहानी 600 साल तक दुनिया को हिलाती रही और आज भी हमें यह याद दिलाती है कि एक विजन, एक सपना और एक मजबूत इरादा पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अगर आपका यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑटोमन एम्पायर की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी ताकत, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर वो अपने आदर्शों को भूल जाए और अपने लोगों के साथ न्याय ना करे, तो वो कभी ना कभी गिर जाती है। लेकिन ये एम्पायर हमेशा याद रखा जाएगा अपने शानदार आर्किटेक्चर, संस्कृति और इतिहास के लिए। उस्मान के छोटे से सपने से शुरू हुई ये कहानी 600 साल तक दुनिया को हिलाती रही और आज भी हमें ये याद दिलाती है कि एक विजन, एक सपना और एक मजबूत इरादा पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।